नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में हैं सब लोकतंत्र से बाबा रचित जी। रचित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आपने अपने सभी जितने भी आपके सूत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, उनके द्वारा आपने जिस प्रकार एक बच्ची के हाथों एक्सपोज़ कराया है पूरे के पूरे इस षड्यंत्र को, उसके बारे में आप ज़रा बताइए। और क्या था उन कागज़ों में, जो बाद में फिर किसी दबाव में आकर के या फिर आई थिंक कोई चॉकलेट का लालच दे करके उस बच्ची से वो ट्वीट तो डिलीट करा दिया गया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है, आपके पास वो कागज़ात पहुँच गए थे और वो जो कागज़ फिर आपने छानबीन उनकी की। तो हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि उन कागज़ों में था क्या आखिरकार? जी, नमस्ते और जय किसान। और आप तो जानते ही हैं, हालाँकि बच्ची ने डिलीट कर दिया ट्वीट, लेकिन हमारे जो अविश्वसनीय सूत्र हैं, हमारे जो यूपी के लौंडे हैं, इतनी देर में तो वो एक मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, ये तो एक डॉक्यूमेंट था। बिल्कुल। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया एक गूगल डॉक्यूमेंट जो ये जियो अक्सर 4G से डाउनलोड किया गया है? जी, बिल्कुल किया गया है। टावर हुँ। के नीचे बैठ के किया गया है। अच्छा, टावर के नीचे बैठ के किया है। जी। जी, 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 जी। कोशिश जी। तो हमने दिल्ली में जो फ्री वाईफ़ाई हमारे सर जी देते हैं, हुँ। आम आदमी पार्टी वाले उससे भी की थी, लेकिन उसके सिग्नल थोड़ा पासवर्ड हमें मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने जियो का सहारा लेना पड़ा। उसका तो पासवर्ड है ना राशन कार्ड? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो उसके बाद फटाफट डाउनलोड किया गया और ये एक साधारण सा गूगल डॉक्यूमेंट होता है, जो मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूँ, जितने भी ट्विटर ट्रेंड किए जाते हैं, जितने भी इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किए जाते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो उसमें इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट चलाए जाते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, वो खुद से तो लिखने में उनको आलस आता है, तो उनको लिखा-लिखाया स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है इसमें से कॉपी पेस्ट करके चेप देना। जी। तो वैसा ही कुछ वो डॉक्यूमेंट था जो वो ग्रेटा थनबर्ग के पास मिला था, लेकिन उसमें मज़े की बात ये थी कि उसमें केवल और केवल वो ट्वीट का ज़िक्र नहीं था जो किए जाने हैं, उनका भी था। आप अगर देखेंगे तो रिहाना ने जो ट्वीट किया था वो एग्ज़ैक्टली ट्वीट वहाँ पर लिखा हुआ था और रिहाना का आईडी भी मेंशन था कि उसको ये ट्वीट करना है। जी। उसके अलावा बिज़नेस इनसाइडर नाम की एक मैगज़ीन है जो न्यूयॉर्क से चलती है, उसका जो एक ओपिनियन आर्टिकल उसमें लिखा गया, ठीक उस आर्टिकल की जो हेडलाइन थी, वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी। तो हुँ। अब आप ये देखिए कि स्वीडन में ग्रेटा थनबर्ग है, इंग्लैंड से ये वेबसाइट चलाई जा रही हैं और अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक बिज़नेस इनसाइडर मैगज़ीन में वो चीज़ छपती है। तो सभी जगह वो एक ही डॉक्यूमेंट चल रहा है, सब लोगों के पास जा रहा है, तो इसलिए ये जो समर्थन है, ये कोई नया समर्थन नहीं है। आपको मैं वापस ले जाना चाहूँगा जम्मू के कठुआ केस की तरफ। जी। जब कठुआ केस हुआ था और कथित रूप से मंदिर में एक छोटी बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था, तो तुरंत उसी दिन बहुत सारे हमारे जो उर्दू फ़िल्म इंडस्ट्री के कराची वुड वाले हैं, हुँ। जिसमें स्वरा बस्कर हमारी, करीना कपूर खान और मनोज बाजपेयी थे उसमें, विशाल ददलानी थे, सोनम कपूर थी। ये सब लोगों के हाथ में तख्तियाँ आ गई थी और जी। तख्तियों में वही 7-8 लाइन एग्ज़ैक्टली सब में वैसी ही लिखी हुई थी, जैसी बाकी लोगों के में लिखी हुई थी। जी। मंदिर का ज़िक्र था, देवस्थान का ज़िक्र था, शर्म आ रही थी उनको हिंदू होने पर। हिंदुस्तान होने पर शर्म आ रही थी। तो वो सब ने एक जैसा क्या उन सबके मन में एक ही विचार आया एक समय पर, एक ही जैसा पेन लेकर, एक ही हुँ। जैसे एक जैसी लिखाई में उन्होंने क्या वो चीज़ लिखी? तो वैसा तो नहीं होता है। दूसरा उदाहरण आपको याद होगा कि हमारी एक आयशा और लदीदा जैसी क्रांतिकारी बहनें थी, हुँ। जो सफूरा जरगर जैसी क्रांति तो नहीं कर पाईं, हुँ। लेकिन उन्होंने फिर भी खेती नहीं कर पाई, मतलब वो क्रांति तो की है, जी, वो खेती नहीं कर पाई थी, वो किसान नहीं थी, वो खेती नहीं कर पाई, बस इतना ही फ़र्क था। फसल नहीं दे जी, पाई। जी। तो लेकिन उनका एक फ़ोटो आया था जो पुलिस को ऐसे करके वो उँगली दिखा रही थी। हुँ। तो जैसे ही वो उँगली दिखाई, पता नहीं वो स्वरा भास्कर वाली ही उँगली थी या कोई अलग उँगली थी। तो जैसे हुँ। ही उन्होंने वो उँगली दिखाई, वो उस उँगली के फ़ोटोग्राफ पोस्टर बन के पूरा डिज़ाइन होकर आप भी देखिए डिज़ाइन कराते हैं अपने पोस्टर थंबनेल,
तो समय लगता है चीजों में। बिल्कुल तुरंत के बिल्कुल। वो फोटोग्राफ बन के, उसके स्केच बन के, जो कैरिकेचर वाले स्केच होते हैं वो बनकर, कार्टून बन के सब एकदम से ट्विटर पर आ गए थे कि देखो क्रांति हो गई। तो यानी ये क्रांति। तो क्रांति आई थिंक बाबा जी, ये क्रांति जो थी ना पहले इस्लामिक कंट्रीज में हो चुकी है, और ये जो फिंगर वाला जो साइन था ये वहां से फेमस हुआ, और फिर बकायदा फोटोग्राफर्स लगा करके दिल्ली के दंगों के दौरान इन सब जी लोगों को बकायदा कहा गया कि आपको इस पोज में खड़ा होना है, ऐसे करना है, हम यहाँ से फोटो लेंगे, फिर उसके स्केचेस तैयार होंगे। तो वो जी बकायदा पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था, वो तो दिल्ली के दंगों के बाद में हो चुका था। जी लेकिन ये इतनी बड़ी प्री प्लानिंग के मतलब $400 मिलियन की मालकिन आकर के एक ट्वीट करती है, जी एक जिसकी जो पोर्न इंडस्ट्री जो उजड़ चुकी है, जिसने खुद कहा कि मैंने $12,000 कमाए थे सिर्फ। अब ये जी लोग आकर के मतलब लोगों को अब बताएंगे कि खेती क्या है, फार्मिंग क्या है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ किसानों ने वहां जाकर के एक नारा दे दिया जैसे यहाँ है कि जी भाई नो फार्मर नो फूड, तो वहां जी जाके कोई नारा दे दिया हो कि नो फार्मर नो गाजर। ऐसा तो जी नहीं है कि कुछ इन तथाकथित नारी और जो कृषि विशेषज्ञ मियां खलीफा जी हैं और जी बहुत बड़ी साइंटिस्ट रिहाना है, इन जी लोगों को कूदना पड़ा, मतलब क्योंकि एक तरफ तो गंवार लोग हैं, जैसे कि आईएमएफ की रिपोर्ट आई कि भाई ये जी किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ा देगी, है ना। जी ये जी दूसरी तरफ जो जिनकी ये जो पूरी की पूरी एक डिमांड थी, है जी ना, स्वामीनाथन जी की, उन्होंने बहुत इसको बड़ाई किया, जिन्होंने कि इसके ऊपर दशकों तक रिसर्च किया। तो इस तरीके के जो एकदम गंवार लोग हैं उनकी बात ना सुने, और फिर हाउ डेयर यू करके फेमस हो जाने वाली ब्लू टिक धारी एक 18 साल की अदनी बच्ची जो स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके बैठी हुई है। जी भारत में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने की इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अभी 26 जी जनवरी को ही हमने कुछ लोगों को देखा है, 18 जी साल की बच्ची जो प्रोपेगेंडा करती है पूरे के पूरे, मतलब एक प्लान्ड तरीके से भारत को तोड़ने की, अंबानी अडानी जो हमारे स्वदेशी बिजनेसमैन है उनको तोड़ने की, जी वॉलमार्ट जैसी कंपनीज को स्थापित करने की, अमेजन के इशारों पे काम करने वाले लोग, ये जो जी भारत को इस तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो प्री प्लान्ड है? इधर रिहाना का ट्वीट आता है और उधर दिलजीत दोसांझ का पूरा एक गाना आ जाता है रिहाना को प्रेज करने के लिए। जी मतलब जी आप भी समझते हैं, आपने कहा कि स्केच में टाइम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना लिरिक्स लिखा जाना, उसका इतना सारा म्यूजिक तैयार करना, कंपोजिंग करना, फिर उसके ऊपर ग्राफिक्स तैयार करके उसको बनाना और फिर अपलोड करना, रिलीज करना, जी आई थिंक इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जी ये क्या लगता है आपको कि ये बहुत टाइम पहले से ही प्री प्लानिंग थी, और ये प्री प्लानिंग कब से चल रही थी आपके हिसाब से? जी। अब आपने दिलजीत दोसांझ की बात की तो वो तो किसान है ही, आप जानते ही हैं। वो पिछले बिल्कुल। 1 महीने से छुपे छुपे कहीं किसानी कर रहे थे, कहीं पे हम्म। खेती कर रहे थे, उसकी फसल आज देखने को नहीं, मिली वो है। मैंने देखा है, बर्फ में खड़े हुए थे, आइसक्रीम की खेती वहां पे वो कर रहे थे। जी 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 जी। और आप तो जानते ही हैं कि हालांकि आप दिलजीत जितने बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन जी। फिर भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि पहले बीज डाला जाता है, बुआई जुताई ये सब चीजें की जाती हैं, उसके बाद फसल जी। निकल कर आती है। तो दिलजीत वही सब कर रहे थे वहां जाकर, बर्फ के जुताई ऊपर। कर रहे थे। जी जी। वहीं पर जाकर कर रहे थे। तो अब उसकी फसल अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। जी। तो कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए हैं वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, या शायद गाने में हो उनका, उनके। हम्म। लेकिन उसकी फसल अभी यहाँ पर उगती हुई दिखाई दे रही है, कटाई भी जारी है, और उस पे मक्खन लगा के फिर खाया भी जाएगा। यानी बाकी। कि ये प्लानिंग जी काफी लंबी है, और 26 जनवरी का जो ये पूरा उत्पात हुआ है ये पूरी तरीके से प्लान्ड था। जी। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्सटेंशन रिबेलियन। हम्म। एक्सटिंक्शन रिबेलियन एक इंग्लैंड में होने वाला एक प्रदर्शन है, जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण मुद्दों पर बातचीत की गई थी, और ऐसा एक क्रांति लाने की बात की गई थी। अब आप ये देखिए कि वो डॉक्यूमेंट कम से कम 21 तारीख से पहले बना है, क्योंकि 21 तारीख से लेकर प्लानिंग वहां पर की हुई है कि 21 तारीख को हम ये करेंगे, 23 को ये करेंगे, 23 से 26 तक ये करेंगे, और उसके बाद ये करेंगे। तो 21 तारीख को ये डॉक्यूमेंट बनाने वालों को पता है कि 26 तारीख को एक विद्रोह होगा। रिबेलियन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। किया है। अब ये विद्रोह जो होगा, ये वहां पर तो नहीं पता। यहाँ जो हमारे तथाकथित किसान हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो पता नहीं था, बैरिकेड इधर लगा दिए, गाड़ी ट्रैक्टर उधर घुमा दिया, इसलिए लाल किले पहुंच गए गलती से। हम्म। लेकिन इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ लोगों को
ये बात 21 तारीख से पहले कैसे पता है कि 26 तारीख को, और जो वहां पर इंस्टाग्राम लाइव करने की बात की गई है वो 26 तारीख को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे करने की बात की गई है। जी। तो क्या ये उनको पहले से पता था कि लाल किला या ऐसी किसी भवन पर, किसी राष्ट्रीय स्मारक पर इस प्रकार की कोई ओछी हरकत की जाएगी, जिसका वो इंस्टाग्राम लाइव करना चाहते थे और जिसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे थे? ये एक जांच का विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग आपस में भी घर में लड़ते झगड़ते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, भाई बहन में आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन अगर मोहल्ले का कोई और लौंडा आकर आंख भी दिखा दे तो हम मिलके बिल्कुल उसे पीटते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमारे जो असली किसान भाई हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि अब जब विदेशी षड्यंत्रकारी यहाँ पर आ गए हैं तो उनको आईना दिखाने का समय आ गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब इस षड्यंत्र के पीछे क्या हो सकता है? मतलब इनको क्या मिलेगा? इनको कौन सा धार काटनी है, मतलब भारत में आकर के इन्हें, जो जितने भी एक्टिविस्ट लगे हुए हैं? मुझे जी मतलब समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ये युवा इसमें बहुत है। मियाँ खलीफा जैसे जो विशेषज्ञ हैं, जी ऐसे भारत में युवा बहुत हैं। उनका हो सकता है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो, क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी दी जाए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मतलब मंडियां बंद ना हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीनें हड़पी ना जाए। उन्होंने कहा कि नेट क्यों बंद किया भाई? सबसे बड़ी बात ये है, जी इंटरनेट क्यों बंद किया? तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो थनबर्ग है या फिर रिहाना है, और अच्छा हाँ, मैं वॉशिंगटन पोस्ट की तो बात ही करना भूल गया हूँ। जी वॉशिंगटन पोस्ट की जो एक रिपोर्टर है, वो इसमें एक ट्वीट करती है और बकायदा सिर्फ उसमें सिख फार्मर्स लिखती हैं। जी आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक तरीके से पूरी तरीके मतलब एक कम्युनिटी को लेकर के, जी कम्युनिटी का जेनोसाइड हो रहा है ऐसा करके? फिर ऊपर से क्या है कि आज मैंने एक और ट्वीट पढ़ा है जो मानवाधिकार वालों का होता है, तो वो कह रहे जी हैं कि इसमें जो हिंदुत्ववादी सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो जी वहां पे जीनोसाइड कर रही है। तो ये हिंदुत्ववादी सरकार, ये सिख फार्मर्स, इनके पीछे का इनका मोटो क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो दानवाधिकार वाले हैं, ये किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके पैसे पर काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम्म। एफसीआरए कानून पर जब से मोदी सरकार ने प्रहार किया है, तो हम्म। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग स्थान विशेष से अलग-अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। वो हम्म। कोई नई बात नहीं है, वो अब जग ज़ाहिर है। बिल्कुल। लेकिन बात जहाँ तक आती है कि कौन-कौन से सेलिब्रिटी, कौन-कौन से लोग किस-किस नाम से लिखते हैं, तो परेशानी ये है कि इन लोगों को अब ज़मीन नहीं मिल रही है। पहले भारत में एनजीओ के, भारी होती है। जी, जी, जी। पहले आप देखेंगे कि एक मदर टेरेसा आई थी, जो अब सेंट टेरेसा कही जाती हैं। तो हम्म। आकर उन्होंने बहुत सारी ज़मीन भी ली और लोगों को छू-छू कर उन्होंने स्वस्थ कर दिया, हम्म। और जो मर गए उनका ना पोस्टमार्टम कराया और ना ही उनको कोई दवाई दी गई। तो हम्म। पहले बहुत अच्छा था भारत में। भारत में बहुत सहिष्णुता का माहौल था। भारत में कोई भी आए, कोई कन्वर्जन करके चला जाए, कोई यहाँ पर आतंकवादी कैंप चला ले, कोई अलग से अलगाववाद की बात कर ले। अब ये जो निष्ठुर सरकार आई है, इसने पहली बात तो विदेशों से आने वाले पैसे पर रोक लगा दिया। हम्म। विदेशों से होने वाली डील पर रोक लगा दी, एमनेस्टी को भगा दिया। एमनेस्टी को भगा दिया। उसके बाद पाकिस्तान से आने वाले जो मेहमान होते थे, जिनकी मेहमान नवाज़ी की जाती थी, जी। उन्होंने घर पे होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी है मेहमान हम्म। नवाज़ी की, तो वो हम्म। आ नहीं पा रहे हैं। अब ये जो ताकतें हैं, ये करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? इन्हें पैर रखने अच्छा, की ज़मीन। मुझे पाकिस्तान का फुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, तो वो ये बात समझ ले कि सपोर्ट चाहे कितना कर लेना, लेकिन टमाटर मिलने वाला नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान की तो हम ख़ैर क्या ही बात करें, उनकी तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये ढूँढा जा रहा है कि कश्मीर की तो बॉटल बंद कर दी गई है। हम्म। वहाँ तो आर्मी वाले घूम रहे हैं और पैलेट गन भी हटा दी है उन्होंने। कहते हैं हम्म। पैलेट गन में मज़ा नहीं आता, वो आवाज़ नहीं आती, धाएँ वाली। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो दाएँ वाली आवाज़ वाली अब उनके हाथों में राइफ़ल्स पकड़ा दी गई हैं, नई राइफ़ल्स जो अभी आई हैं ऑटोमेटिक। तो हम्म। वहाँ पर तो क्रांति हो नहीं पा रही है, अब क्रांति कहीं न कहीं तो करनी पड़ेगी। तो वो हम्म। क्रांति करने के लिए अब उनको अगला पड़ाव मिला है पंजाब।
हम्म। अब वो उस उड़ता पंजाब का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये हो नहीं रहा है, हो जी। पा नहीं है, लेकिन अब अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे ही ना। जो पैसे आप देखिए, जो पैसे कुछ साल पहले दे दिए गए, तो अब उसका कुछ तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ना, कुछ तो उसको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो भारत में ये मतलब किस तरीके से स्वदेशी जो हमारे बिजनेसमैन है उनको जी। हटाने का है, या फिर ट्रंप में जो इनको एक कामयाबी मिली है ट्रंप को निगलने में, जी। वही चीज इनको लग रही है कि भाई 2024 में एक बार मोदी जी को भी निगल लिया जाए। हालांकि मैं बीच में अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगा, जैजी भी जैसे बहुत ही अंग्रेज जो लोग हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने प्रोटेस्ट का प्रोस्टेस्ट बना दिया है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बीच बीच में प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों को, आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से अंबानी और अडानी को हटाने की बात चल रही है, किसको एस्टेब्लिश करने की बात है? आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जी। देखिए, आप देखते हैं, प्रशांत किशोर जैसे कुछ लोग होते हैं, आप जानते हैं, जो किसी भी जी। नेता के पास जाते हैं और कहते हैं हम तुझे जिता देंगे, हम्म। और साथ में बताते हैं हमारे पास इतनी इतनी फोर्स है, इतने लोगों का समर्थन है, इतना नेटवर्क है, ये चीजें हैं। और कुछ लोग फंस जाते हैं, उनको पैसा दे देते हैं और काम करा लेते हैं। फिर उसके बाद जब चिट हार फंड जाते कंपनी। हैं, उसके बाद फिर हार जाते हैं, तो फिर आगे क्या होता है? तो ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चलता है। वो लोग सोच जी रहे हैं जी। कि ट्रंप का तो हरा दिया, जिस भी तरीके से हराया, अब हम्म। ये मोदी जी तो मान नहीं रहे हैं। तो हम्म। अब उनके पास आते रहते हैं ऐसे लोग, कहते हैं मैं हटाऊंगा मोदी जी को, मैं हटाऊंगा। अब क्या करें, बेचारे फंसे हुए हैं। तो जितना भी स्विट्जरलैंड में और जितना भी काला धन उन्होंने जमा किया है, वो बार बार, कुछ लोग हम्म। ऐसे हैं जो यूरोप जाते हैं, यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं, क्यों जाते हैं वो बताते नहीं है। नानी के घर जाते हैं, नानी का फोटो नहीं डालते हैं कभी। वैसे तो हर जगह बिल्कुल। जाते हैं, दलित के घर जाते हैं तो उसके खाने के साथ फोटो। अभी तमिलनाडु गए थे, वहां पे भी खाने का फोटो डाला था उन्होंने, खाना बनाते हुए डाला है। डाला था। हमारा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं वो। लेकिन जब भी यूरोप में हम्म। जाते हैं, उन देशों के आसपास जाते हैं जहां पर स्विस बैंक या इस तरह के और टैक्स हेवन्स हैं, और जहां पर पैसे का लेन देन किया जा सकता है, तो वहां के फोटोग्राफ नहीं डालते हैं वो। किससे किससे मिले, किसके पास गए, कहाँ गए। तो अब वो जो पैसा है वो कहीं उड़ ना जाए, कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो एक अंतिम युद्ध की तरह उसको भी देकर देख लें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रंप एक टर्म में आया था और दूसरे टर्म में चला गया। हम्म। यहाँ पर मोदी जी एक टर्म में आए और दूसरे टर्म में उससे भी अच्छी गति से आए, Shifted है। हाँ, और आगे बैटिंग करने के लिए पैड पहन के तैयार बैठे हैं योगी जी। योगी जी। तो अब वो जानते हैं कि पैसा व्यर्थ गंवा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ तो करना ही है उस पैसे का। अब दरअसल क्या है ना कि वो पैसा अगर यहाँ पे खर्च नहीं किया तो पकड़ा जी। पकड़ा जाएगा। दूसरी जी। बात ये है कि ट्रम्प इससे पहले कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे। वो जी। बिजनेस से सीधे के सीधे राष्ट्रपति, अभी वो क्या करेगा, बंदा अपना बिजनेस संभालेगा, उसके जी। पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ये नहीं देख रहे हैं कि जो बंदा पिछले 50 साल से भारत को देख रहा है, परख रहा है, जांच रहा है, जान रहा है, वो सब चीजें हैं। दूसरे के आगे उत्तराधिकारी तैयार हैं। ट्रंप के कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं थे। वो तो पार्टी में आया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा काफी था। तो इन दोनों चीजों में फर्क समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि स्वीडन में जिस तरीके से आज के टाइम में वहां इस्लामिक जिहादियों ने, आए दिन हम देखते हैं कि वहां आग लगी रहती है, आए दिन वहां देखते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरीके से मारा जाता है। अगर जी। थनबर्ग चाहती तो वहां उन लोगों से निजात पाने के लिए भी कोई कार्य कर सकती थी। जिस जी। तरीके से जैकमा को हम देख रहे हैं कि भारत में, भारत के खिलाफ या किसानों के जो प्रोपेगेंडा है उसको लेकर के जितने ट्वीट्स होते हैं, जैक खुद अपने पर्सनल लेवल पर जाकर के उन सबको लाइक कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है। जी। जैक से इवन गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरीके से ब्लैक लाइव मैटर्स में अलग से इमोजीज निकाले गए थे, उसी तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट के लिए भी इमोजीज निकाले जाएं। जी। वाशिंगटन पोस्ट में लिखने वाली जो महिलाएं हैं उनकी खास रुचि है यहाँ पर, और मैं अभी देख रहा था कि उसमें बुरखा दत्त बड़े अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। और उससे पहले मैंने देखा था अभी कि वो घुंघराले बालों वाली कौन सी है, वो कन्वर्टेड राणा, प्राणायाम। राणा यूब। तो ये लोग जो है ना मतलब बड़े अच्छे तरीके से वहां पे लगे पड़े हैं बेचारे। और जी। जिस तरीके से गोधरा को मोदी की गलती, मोदी के ऊपर थोपने के लिए जिस तरीके से करोड़ों रुपए बहाए गए, मैं
बार बार इस बात को लेकर के सावधान करता रहता हूं कि आप लोगों ने काफी प्रोपेगेंडा पहले भी चलाए हैं, करोड़ों रुपया बहाया आपने पहले भी तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर, उस करोड़ों रुपए से तीस्ता ने अपने घर को बसाया और फिर आखिरकार क्या मिला, सच की जीत हुई थी और कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। इसी तरीके से राम मंदिर को लेकर भी करोड़ों रुपया बहाया, वकीलों ने अपने घर भरे, एक्टिविस्टों ने अपने घर भरे और आखिरकार क्या हुआ, सच की जीत हुई और राम मंदिर अपने आप में जो ऐतिहासिक फैसला था वो आया। इसी जी तरीके से इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड में भी ऐसा ही किया था। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यूरोप के अंदर बाल्कनाइजेशन किया गया था, अलग अलग छोटे छोटे देशों को काट करके फिर ये जितने भी आज चाहे वो अमेजन हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, ये जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो छोटे छोटे देशों को अपनी शर्तों पर नचाने के लिए तैयार होते हैं। बाल्कनाइजेशन में फिर क्या हुआ था, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों को फाड़ करके वहां पर फिर कब्जा किया गया था। जी वैसी ही स्थिति यहां पर बनाई गई है। लेकिन मैं मुजफ्फरनगर के लोगों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जिस समय आपके लोग जेलों में थे, घर से आपने लोग मरवाए, अपनी बहन बेटियां छिड़वाई और उसके बाद में अपने लोगों को छुड़वाने के लिए आप लोगों ने कोर्ट के चक्कर लगाए। उस टाइम योगी जी ने आते ही सबसे पहला काम यही किया था कि उन सभी बेकसूर लोगों को बाहर करवाया था और जिनके ऊपर जो इल्जाम था और कसूर था जिनका, उन सब लोगों को जेल के अंदर धकेला था। तो आप लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को यदि आप इस तरीके से दुत्कारेंगे, यदि आप विश्वास करने वाले लोगों की पीठ में खंजर भोंकेंगे, तो फिर इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, फिर आप गद्दारी कहलाएंगे। रचित भाई, मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जैसे लोग जो मतलब एक अगर हम इनके बैकग्राउंड को देखें तो ये आम एकदम खाप से उठे हुए खाटी किसान लोग जो हैं, तो जी क्या ये वैश्विक स्तर पर होने वाले भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो चुके हैं? मतलब चाहे वो जानबूझ के हुए हों उनसे हाथ मिला करके, या फिर ये लोग किसी की कठपुतली बन करके उसमें शामिल हुए हों, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने देश को तोड़ने के लिए एक आम साधारण घर से उठे हुए इंसान को भी अपने ही देश के खिलाफ खड़ा करने में इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा उसमें कामयाब हुए हैं वो लोग? जी, देखिए हमें हमेशा समझाया जाता है बचपन से ये कि जो अपनी संगति आप रखो वो बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। जी। और हम तो अपने देश में देख चुके हैं 70 साल पहले एक महात्मा आए थे, हम्म। तो उनकी उनकी जो संगति थी, जिसके साथ जिन लोगों के साथ उठना-बैठना था, जिन-जिन देशों में उनका उठना-बैठना था और उनकी संगति में जो-जो भी लोग थे, तो बहुत सारे क्रांतिकारी उस समय भी थे, जो कांग्रेस में थे, जो सचमुच देशभक्त थे। वो लोग देश को आज़ाद कराना चाहते थे और उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, इसलिए वो कांग्रेस से जुड़ गए और उन महात्मा के पीछे-पीछे चलने लगे, जबकि वो उन महात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जी। सरदार पटेल का उन महात्मा के प्रति कितना प्रेम था, वो सब जग ज़ाहिर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना प्रेम था, वो जग ज़ाहिर है। नेताजी सुभाष ने अलग होने का निर्णय लिया जब उन्हें पता लग गया कि ये देशभक्त नहीं, देश विरोधी हैं। आज जी। टिकैत साहब उसी मुकाम पर खड़े हैं। जब जब एक विरोध के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, चाहे वो स्वार्थ उनका सात्विक क्यों क्यों ना हो, चाहे वो हम्म। देश के और देश के किसानों के भले के बारे में ही क्यों ना सोच रहे हैं। लेकिन हम्म। आप अगर आप भले के लिए घर में साँप भी लेकर आएँगे, तो वो सबसे पहले आपको ही डसेगा। सबसे पहले नहीं भी डसेगा तो आपको डसेगा ज़रूर। तो इसलिए बिल्कुल। आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, आप अपनी महापंचायत में आप किस तरह के नारे लगवा रहे हैं और उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, किन लोगों को गले मिल रहे हैं, वो आपके लिए एक संकेत होना चाहिए कि आप सही दिशा पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आपके पिताजी पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते, तो हम्म। वो शायद आपको ऐसा नहीं करने देते बल्कि और 2 चपत और लगा देते। तो आप बिल्कुल। याद कीजिए और ये हमने इतिहास में ये 1947 की बात नहीं है, 1857 की बात नहीं है। हमने इतिहास में ऐसा देखा है कि जब-जब भी हमने गलत लोगों के साथ हाथ मिलाया है, चाहे वो किसी भी अपनी अंदरूनी लड़ाई के लिए मिलाया हो, तो उसका नुकसान हमने नहीं, देश ने भुगता है। तो टिकैत साहब को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और जल्दी ही अपनी घर वापसी राष्ट्रप्रिय लोगों के लिए करनी चाहिए। अभी सामने आई एक बात के चढ़ूनी जो इनके मित्र थे उन्होंने कहा है कि ये जी, सब लोग गद्दार हैं और ये जो हमारा प्रोपेगेंडा है उसमें साथ नहीं दे रहे हैं।
तो इस बात को देख करके जो वेबसाइट आपने जो पूरे डॉक्यूमेंट की जो बात की है, जो टूल बॉक्स था उनका टूल किट, उस टूल किट में जितनी भी वेबसाइट आई है और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने आप को प्राउड खालिस्तानी बताते हैं। जिस तरीके से उसमें सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी, सिख फार्मर्स की बात की जा रही है, जिस तरीके से खालिस्तानी जो लोग हैं वो लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से लगातार सपोर्ट आ रही है और लंदन में बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे लगातार जो सपोर्ट आ रही है। हमने देखा किस प्रकार से जो 2020 रेफरेंडम था वो फेल हुआ, 2020 में उसका कुछ हो नहीं पाया और लास्ट मोमेंट पे आकर के उन्होंने पूरे जोर लगाए। तो उससे कहीं न कहीं ये बात सिद्ध होती है कि ये कटड़े की पूँछ पकड़ के घर में घुसने की कोशिश है, किसानों की पूँछ पकड़ करके खालिस्तान में घुसने की कोशिश है। तो लेकिन ये भारत में रहते हुए, भारत के लोगों के रहते हुए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। चाहे इनके प्रोटेस्ट वाले लोग और चाहे इनके री-री करने वाले लोग और चाहे जितने भी एक्सपोज़ हुए हैं, ये लोग चाहे कितने भी ज़ोर लगा लें। और अंत में सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आजकल सच बोलता है उसको तो गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन ये मैनेज्ड तरीके से टूल किट के टूल बॉक्स के चाबी पाने जितने भी हैं, है ना? ये जितने भी ऐसे लोग हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, उनको किन शब्दों से नवाजा जाना चाहिए, वो हमारे जितने भी दर्शक गण हैं, वो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएँ। और आज की जो बातचीत है, आज आपको क्या-क्या नई चीज़ें मिली हैं और आपको आज का जो कन्वर्सेशन है कैसा लगा, वो भी अवश्य बताएँ। सब लोकतंत्र को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और बाबा जी आप यहाँ पर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई हैं, नॉलेज से भरी हुई बातें बताई हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।